हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज साइकोलॉजी की हमारी जो है वो चौथी क्लास है। कल मैंने आपको साइकोलॉजी में बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया था भाई, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो पियाजे का था। उसकी 4 अवस्थाएँ मैंने आपको कल याद करवा दी थी। तो देखिएगा, जो वो 4 अवस्थाएं थी मैंने डिटेल से आपको नहीं करवाई थी, कल सिर्फ आपको मैंने ऐसे ही याद करवाई थी खाली। तो आज हम उनको ना डिटेल से पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या होता है। और एक और बात भाई, देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, ऐसे ही बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वो क्या क्या है उसमें, वो सब जानेंगे आज डिटेल से। तो देखो, इसको हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम विकासात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम और क्या है, विकासात्मक विकास। जीन पियाजे का विकासात्मक विकास। तो इसमें हमने कल 4 स्टेजें पढ़ी थी कि इन्होंने ना विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। मैंने आपको बताया था जो जीन पियाजे हैं स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। इन्होंने अपने ही खुद के बच्चों पर जो है प्रयोग किए थे। तो अपने खुद के बच्चों पर जो इन्होंने प्रयोग किए थे और कैसे कैसे वे बच्चे सीख रहे थे, क्या क्या वो किस किस अवस्था में सीख रहे थे, वो सब इन्होंने बताया है। और इन्होंने बहुत सारे अपने जो है नए नए जो वर्ड भी इन्होंने इसमें दिए हैं, और उनको हम अच्छे से इसमें अब समझेंगे। इस क्लास में मैं आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी। इससे जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं सी-टेट में, यूपी-टेट में, एच-टेट में, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे भाई। पहला क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन तो कल ही बन गए थे। कौन सी 4 अवस्थाएं, उनके अवस्थाओं के नाम क्या हैं, उनके ईयर क्या हैं, है ना। और आज थोड़ा उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहली अवस्था देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था। इसको एक और नाम है भाई इंद्रिय जनित अवस्था। इसी को हम गामक अवस्था भी कहते हैं, कल मैंने बताया भी था आपको। संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, गामक अवस्था एक ही है बात, एक ही बात के 3 नाम है। तो पेपर में पर्सन ये जो आपको देगा, कोई सा एक नाम दे देगा तीनों में से, तो आप पहचान जाओगे कौन सी अवस्था है भाई जीन पियाजे की। तो ये अवस्था हमारी 0 से 2 वर्ष तक की है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर बोलते हैं। सेंसरी मोटर मतलब आप समझ गए होंगे, सेंसों से जब बच्चा सीखता है, हमारी जो सेंस है उससे जब सीखता है, माध्यम से भाषा बोलना शुरू करता है, इसमें ये बाद में बताऊंगी मैं। तो इसमें क्या है, संवेदी गामक अवस्था में जब बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज़ें सीखता है अपने जीवन में, वो सब संवेदी गामक अवस्था में आ जाती हैं। तो इसमें बच्चा क्या क्या करना शुरू कर देता है, देखो, भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, देखो, आप देखोगे 1 साल का बच्चा, 12 महीने का या 11 महीने का बच्चा बोलना शुरू कर देता है। और वो बोलना कैसे शुरू करता है भाई, बताओगे ज़रा, कैसे शुरू करता है। हम उसको बोलते हैं ना पहले, बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना पहले, बोल पापा। तो वो क्या कर रहा है इसमें, हमारा क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं उन्हीं बातों को क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। तो ये कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा। इंद्रिय जनित जो हमारी अवस्था है, पहली अवस्था, उसमें जो बच्चा है किस माध्यम से सीखता है भाई, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब पियाजे के अनुसार बच्चे की क्रियाएं अर्थहीन होती हैं। ठीक है, अर्थहीन कैसे होती हैं, देखो, जो भी बच्चा 0 से 2 साल का बच्चा है ना, वो जो भी कुछ करता है उसका कोई मतलब तो होता ही नहीं है। ऐसे ही खेलता रहता है, घूमता रहता है, चीज़ों को उठा उठा कर देखते रहता है, तो वो कोई उसका मतलब तो होता नहीं है, अपने आप से ही करता रहता है चीज़ें, है ना। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि संवेदी गामक अवस्था में है बच्चा जो कैसे सीखता है,
किन चीज़ों से सीखता है? तो आप क्या बताओगे? इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां मैंने आपको 2-3 बार बता रखी है अपनी क्लास में, कौन कौन सी हमारी, है ना। इंद्रियां मैंने बता रखी, आँख, नाक, कान, है ना, ये सब, त्वचा, है ना। तो इनके माध्यम से जो चीज़ें वो सीखता है, जिह्वा, तो ये सब क्या माध्यम हो गया? संवेदीगामक अवस्था में इंद्रिया हमारा क्या हो गया? बच्चे का माध्यम हो गया। और ये पूछ ले वो कैसे सीखता है, तो कैसे सीखता है भाई? अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब आप क्या समझते हो? जब अगर बच्चे के सामने आप कोई भी काम करके देखो, बच्चा सेम काम रिपीट करेगा। उसको पहले वो देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही करेगा। ऐसे ही वो भाषा सीखता है। क्या करता है भाषा? जब हम उसको बोलते हैं बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा, वो सेम ऐसे ही बोलता है ना, धीरे धीरे ऐसे ही बोलकर वो सीखता है। अच्छा, उसके सामने आप लेट जाओ तो वो लेट जाएगा। तो इस अवस्था में ना बच्चा अनुकरण बहुत ज़्यादा करता है। तो ये हमारे जीन पियाजे ने बताया है। ठीक, और क्या क्या बताया इन्होंने इसमें? एक ये बता दिया अर्थिन होती है। अर्थिन क्यों होती है भाई? देखो वो कुछ भी करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, चीज़ों को उठाता रहता है, सब चीज़ों को उठा के अपने मुंह में डाल लेता है। उसको ये भी नहीं पता होता ये खाने की चीज़ें हैं या नहीं है शुरू में, है ना। तो ऐसे ही अर्थिन है। तो एक उन्होंने इसमें कहा है कि वो इसमें सहज स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? पहले आप स्कीमा वर्ड को जान लीजिए। जो ये हमारा स्कीमा वर्ड है ना, स्कीमा वर्ड, इसके बारे में जान लीजिए। इसका मतलब होता है कोई विशेष बात, कोई खास बात। मतलब क्या है? देखो उसने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो हर अवस्था में बच्चा कैसे कैसे सीख रहा है, उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ खास बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उन्हीं को इन्होंने क्या कहा है? स्कीमा कहा है। स्कीमा का मतलब है भाई कोई विशेष बात, कोई खास बात। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने कहा उसमें वो सहज, यहाँ सहज नहीं आएगा भाई, ये थोड़ा मिस हो रखा है, सहज आएगा। सहज, सहज का मतलब है आसानी से, यूं ही, है ना, अपने आप ही, ऐसे सहज। सहज का क्या मतलब है? आसानी से। मतलब जब वो सीखता है संवेदीगामक अवस्था में, चीज़ें वो सीख लेता है तो वो आसानी से ही सीख लेता है, ऐसे ही सीख लेता है, यूं ही। उसका ना तो कोई मोटिव होता है ना, ऐसे सीख लेता है। उसको अनुकरण के माध्यम से जैसा जैसा बोलते जाएंगे बच्चे को, वो सीखता जाता है। तो ये इसकी जो पहली है, इसकी यही विशेषता है भाई, खास कोई इसमें इतना कुछ है नहीं। और देखो इसमें और क्या है? स्कीमा। एक तो स्कीमा मैंने बताया आपको, अब एक होता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स की आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अच्छा, ये सब है ना आप जो अगर आप अपने नोट्स में उतारना चाहते हो, देखो जो भी बच्चा HTET, CTET या UP TET किसी भी टेट की तैयारी कर रहा है ना, तो वो इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर ले, अपने नोट्स बना ले भाई, है ना, आगे जाके उनके काम आएगा। तो नोट्स बना ले या ना फिर इनका स्क्रीनशॉट ले ले। अब अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो इसमें मैं एक एक चीज़ आपको समझा के रखूँगी, समझा के चलूँगी। स्कीम्स क्या होती हैं? सभी अवस्थाओं का एक व्यवस्थित संगठन। ठीक है, सभी व्यवस्थाओं का एक व्यवस्थित संगठन। इससे क्या समझते हो आप? देखो अब बच्चा एक बार इससे ना क्वेश्चन भी आया था कि ये क्या स्कीम्स के बारे में कैसे क्वेश्चन आया था, CTET में आया था शायद। तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक बच्चा सुबह उठता है, सुबह उठकर पहले वो ब्रश करता है, फिर नहाता है, फिर वो स्कूल के लिए तैयार होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो स्कूल से आ जाता है। तो ऐसे ही वो मतलब एक रूटीन सा बना रखा था उसने। तो ये रूटीन जो था ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन में डाल रखे थे उन्होंने वर्ड। तो ये क्या है? हमारी स्कीम्स है। मतलब वो क्या है? एक व्यवस्थित ढंग है उनका हर रोज़ का, है ना। हर रोज़ के जो भी भाई सबके काम होते हैं, ये कोई अवस्था से रिलेटेड नहीं है। ये भाई मेरा भी है रोज़ का रूटीन, जो मैं करती हूँ, रोज़ के काम जो डेली हम करते हैं भाई, खाना बनाते हैं, खाते हैं ना, ये सब जो हमारा व्यवस्थित से है ना, ये एक संगठन जो इनका हो गया, ये स्कीम्स कहलाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, ये जो हमारा बच्चा है ना, देखो 0 से 2 साल तक का बच्चा, 2-4 महीने का या 1 साल तक तो बच्चे ये चीज़ें सीखते नहीं है, है ना। उनको क्या कह देते हैं हमें, देखो वो कोई खिलौने से खेल रहा है, हम उसका
जो खिलौना है वो छीन लें, ऐसे छीन के और ऐसे छुपा लें, और छुपा के फिर बोल दें कि उसको तो कक्को ले गई हुई, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो बच्चा समझता कि मेरी तो चीज़ गायब ही होगी, ले गई उसको। कब तक? वो जब 1.5 साल तक का होता है तब तक ऐसे सोचता है। पर जब वो जैसे ही 18 महीना या 18 महीने से ऊपर हो जाता है, 2 साल तक की जब एज में आता है बाद में, तो उसको वस्तु का स्थायित्व हो जाता है। मतलब वो क्या समझने लग जाता है, जो मैंने वो जो खिलौना उसका छुपाया था ना ऐसे, तो वो क्या करेगा, पहले तो उसको ये हम बहला देते थे, फुसला देते थे कि वो तो कक्को ले गई और तो चली गई तेरी चीज़। पर अब वो ये बात नहीं मानेगा, उसको पता है कि मम्मी ने चीज़ें जो हैं छुपा रखी हैं, तो वो ऐसे पीछे जाके अपने हाथ को या तो आगे करेगा, कहेगा मम्मी हाथ आगे करो, है ना, ऐसे ढूंढेगा चीज़ को। मतलब वस्तु का स्थायित्व हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चे को, जो वस्तु स्थायित्व है ये पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में है, तो आप आंसर क्या दोगे, संवेदीगामक अवस्था की जो लास्ट वाला जो है उसमें है, उसके संवेदीगामक अवस्था में ही बताना भाई। वस्तु स्थायित्व बच्चे को संवेदीगामक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब मैंने आपको कल बताई थी दूसरी जो हमारी अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज, है ना। इसके 2 नाम है भाई, पेपर में एक बार ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जगह प्रत्यात्मक अवस्था आ गया था, प्रत्यात्मक अवस्था। ठीक है, इसको मैंने कल नहीं बताया था आपको, ये प्रत्यात्मक अवस्था, तो आप लिख लीजिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही प्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये हमारी 2 से 7 वर्ष की आयु की होती है भाई। इसमें बच्चे कौन से आते हैं, 2 से 7 वर्ष की आयु में। इसमें बच्चा क्या करता है, आप यहाँ सुनिए ध्यान से, और आपको लगे कि ये चीज़ें लिखनी है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ सब कुछ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी दूसरी जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्रत्यात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है, पहले 2 साल तक तो बच्चा मेनली क्या रहता है, परिवार के अंदर ही रहता है, वहीं खेलता है परिवार के साथ ही, ज़्यादा तो मम्मी से ही चिपका रहता है या पापा से चिपका रहता है ना, दादी से चिपका रहता है, बाहर नहीं जाता। अब बच्चा जब 2 से 7 साल की उम्र में आता है ना, तो बच्चा क्या करने लगता है, उसको अपने साथ के जो बच्चे होते हैं ना, पड़ोस में जाकर वो खेलने लग जाता है। वहाँ पर जो उसके साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने लग जाता है। कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में। तो परिवार से बाहर पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने लग जाता है। अच्छा भाई, शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं शब्दों का निर्माण करने लग जाते हैं, शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं ना, और चित्र बनाने लग जाते हैं ना, ऐसे वैसे जैसे उनसे जो भी कुछ बन पड़ता है वो चित्र बनाने लग जाते हैं। कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में, ठीक है। अब वो उसमें अपनी जो है खुद की जो समझ भी बना लेता है, इसमें चीज़ों के प्रति जो वस्तुएं हैं उसको दिखाई दे रही हैं सामने, उन सब के प्रति उसकी खुद की भी अपनी एक समझ जो है वो बना लेता है। अब छोटे बड़े का ज्ञान हो जाता है इस स्टेज में उसको, है ना। छोटे बड़े का ज्ञान मतलब ये लाइन लंबी है, ये छोटी है ना, ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। फिर उसको प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, करता है ना छोटा बच्चा। 3 साल का या 4 साल का बच्चा देखो, आपको जो भी चीज़ देखेगा, मम्मी ये क्या है, ये कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चन करने लग जाता है, प्रश्न पूछना शुरू कर देता है बच्चा, है ना। उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। ये क्या है मम्मी, कुछ भी चीज़ दिखेगी उसको, ये क्या है ना, ऐसे कब क्यों कैसे, है ना, ये कैसे, ये प्रश्न उसमें करने लग जाता है। अच्छा, ये पेपर में आ जाते हैं, कब क्यों कैसे, ये प्रश्न जो है बच्चा कब करने लग जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, जो हमारी जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर बच्चा ये सब करने लग जाता है। अच्छा, उसके दिमाग के, उसके मन के अंदर विचार आने लग जाते हैं। अच्छा, जीववाद या एनिज्म, एनिज्म से क्या समझते हैं आप, देखो जीववाद से आप क्या समझते हो। पहले क्या था, जब बच्चा 2 साल तक का होता है तो उसमें जो है उसको मतलब कुछ भी चीज़ दे दे, उसको जीवन या ना जीवन का कुछ नहीं पता होता। तो जीववाद क्या होता है, एनिज्म होने लग जाता है बच्चे को। मतलब जीवित जो चीज़ें हैं, जैसे वो गुड़िया से खेलता है ना, गुड़िया से, लड़की है गुड़िया से खेलती है,
तो वो क्या कहती है, मैं अपनी गुड़िया को अब खाना खिलाऊंगी, ऐसे खुद से विचार बनाने लग जाती है। तो वो क्या डाल देती है उसको, गुड़िया को क्या सोचने लग जाती है कि ये मेरी दोस्त है ना, उसको कुछ भी बना देती है। इस तरह से वो क्या करती है, जो भी चीज़ों से रिलेट खेलती है या जिन चीज़ों को देखती है उनमें एक क्या सोचती है कि ये भी एक जीवित चीज़ें हैं, जैसे हम हैं वैसे ही। अब वो देखो गुड़िया को खाना खिला रही है, गुड़िया खाना तो नहीं खा रही ना, वो क्या सोचती है जैसे मैं खाना खाती हूँ 3 साल की बच्ची या 4 साल की बच्ची, वैसे ही गुड़िया भी खाना खाएगी, है ना। मैं नहाती हूँ तो गुड़िया भी नहाएगी। इस तरह के जो विचार है ना, एनिज्म जो बच्चे के अंदर आ जाता है। कौन सी स्टेज में भाई, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में। अच्छा, आत्म केंद्रित, बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित से क्या समझते हो, मतलब उसको ना अपनी चीज़ें किसी को ना, तो वो अपनी चीज़ें किसी को देगा। उसकी अब देखो कोई भी चीज़ है, बच्चे को अगर वो बिस्किट खा रहा है तो आप देखना 3 साल के बच्चे से उसकी चीज़ ले के देखना, तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा या रोने लग जाएगा, चीज़ों को फेंक देगा। बिस्किट का पैकेट ले रखा है, एक बिस्किट आप ले लो, अगर वो नहीं चाहता देना तो वो पूरे बिस्किट के पैकेट को फेंक देगा, है ना। वो मतलब आत्म केंद्रित है कि भाई ये तो मेरी चीज़ है। अच्छा, वो अपनी मम्मी के पास देखो दूसरे बच्चे को नहीं आने देता, उसकी मम्मी अगर किसी दूसरे बच्चे को लेना चाहे तो नहीं आने देगा, कहेगा ये तो मेरी मम्मी है। मतलब उसको सब क्या लगता है कि मेरा ही है सब कुछ, है ना, सब कुछ। वो अपने आप मतलब आत्म केंद्रित रहता पूरी तरह से, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है ना, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। यही बात अहम केंद्रित में आ जाती है। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, दो जो वो बताई है इन्होंने, पूर्व प्रज्ञा काल और अंतः प्रज्ञा काल। इसकी ना जो हमारा ये 2 से 7 साल का है ना, इसको 2 स्टेजों में बांट दिया है। किसने, जीन पियाजे ने। मतलब एक तो पूर्व प्रज्ञा काल, पूर्व प्रज्ञा काल मतलब 2 से 4 साल का बच्चा है ना, वो बहुत, जो 2 से 4 साल का बच्चा होता है बहुत छोटा होता है, और जो 4 से 7 साल का बच्चा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो है बच्चा क्या कर लेता, 2 से 4 साल के बच्चा वस्तुओं के प्रति अपनी समझ बना लेता है ना। मैंने बताया था कैसे समझ बनाता है वो, जैसे मैं उसकी चीज़ कोई छुपा ली तो वो कहता मम्मी नहीं ये चीज़ अभी आपके पास ही है, आप छुपा रखे हो, है ना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये 4 से 7 साल का बच्चा ये अंतर्दर्शी चिंतन करने लग जाता है। इसमें बच्चा क्या क्या सोचने लग जाता है इसमें बच्चा, जैसे बच्चे को हमने पढ़ा दिया भाई अतार्किक चिंतन होता उसका, मतलब चिंतन तो वो करता है, सोचता तो है बच्चा, पर उसका जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता, मतलब उसमें कोई तर्क नहीं होता। ठीक, तो अब एक और चीज़ है, जैसे तर्क क्यों नहीं होता भाई, देखो एक जो हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक या प्रत्यात्मक अवस्था का जो बच्चा है उसको मैं ना ऐसे 2 चीज़ें दे दूँ। देखो इधर देखो, आप ये समझ जाओगे आप यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखो मैंने ये 2 चीज़ें दे दी, एक तो ये भाई बोतल नीचे से चौड़ी है और इसमें पानी आधा ही भरा है, या इसमें जूस लगा लो आप, जूस भरा है बच्चे के लिए, और ये एक बोतल है लंबी बोतल और इसमें इतना ही जूस मैंने डाल दिया, पर ये जो है ना यहाँ तक भर गई, है ना। तो बच्चे को क्या फील होगा, ये ऊपर तक भरी है तो ये ज़्यादा मैं ये ले लूँ, है ना। तो उसको सही अनुपात का पता नहीं आता, सही अनुपात का उसका अंतर करना नहीं आता, मतलब उसका जो चिंतन है वो अतार्किक है। क्यों, अगर मैं इन 2 चीज़ों को दूंगी ना उसको लगेगा ये तो आधी है बोतल और ये पूरी भरी है, तो मैं तो पूरी भरी बोतल की जूस की लूँगा, आधी नहीं लूँगा, है ना। तो उसको ये नहीं पता चला कि ये चौड़ी है नीचे से, इतना नहीं सोचा उसने, बस इतना सोचा सामने क्या दिख रहा है। तो जो चीज़ें सामने दिख रही है उन्हीं के बारे में उसका चिंतन होता है और उन्हीं के बारे में वो सोचता है। तो ये हमारा क्या आ गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया पूर्व प्रज्ञा काल और अंतः प्रज्ञा काल। इसका समय क्या है, पूर्व प्रज्ञा काल का समय 2 से 4 वर्ष का होता है और अंतः प्रज्ञा काल का समय जो है 4 से 7 वर्ष का होता है। और जो ये मैंने बताया था ना, इस अवस्था में बच्चे प्रश्न पूछने लग जाते हैं, तो 2 से 4 साल का बच्चा इतने प्रश्न नहीं पूछता जितने 4 से 7 साल का बच्चा। मेनली इसी में ही बच्चा क्यों कैसे प्रश्न करता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में, अंतः प्रज्ञा काल में। पूर्व प्रज्ञा काल में ये सब चीज़ें नहीं होती। अब हमारी तीसरी अवस्था आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कंक्रीट स्टेज, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्रीट स्टेज। अब ये जो स्टेज होती है वो उसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। 7 से 11 साल तक का मतलब बाल्यावस्था में बच्चा होता है।
तो वो कैसे कैसे चीज़ों को सीखता है, ये जीन पियाजे ने उसमें बताया है ना। वो चिंतन करना शुरू कर देता भाई, इसमें चीज़ों के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। जो वस्तुएं आपके सामने होती हैं उनके बारे में सोचता है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या क्या दिया है उन्होंने। कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन क्या होता है, मैथमेटिकल। अब जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन एक वर्ड है भाई, इसमें कंजर्वेशन को आप ये मान के चलो, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी ये मेन विशेषता है। इसको मैंने इसमें स्कीमा लिख रखा है, मतलब कंजर्वेशन इस अवस्था का स्कीमा है, मतलब तीसरी जो अवस्था उसमें क्या मेन चीज़ है, तो ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन क्या होता है भाई, कंजर्वेशन मेनली हमारा मैथमेटिकल जो हमारी वो होती है नंबर सिस्टम, इनसे रिलेटेड होता है। मतलब आपको बच्चा जो है इसमें तीसरी अवस्था में ट्रायंगल क्या होती है, अच्छा सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है ना, ये सब चीज़ें ना समझने लग जाता है उसको, मैथ की चीज़ों का पता चल जाता है ना। और इसमें क्या होता है, एक अंशपूर्ण का ज्ञान हो जाता है उसको। मतलब आप उसको कोई चीज़ देते हो, जैसे सर्कल की आकृति दे दी, उसमें आधा पार्ट शेड कर दिया और आधा ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप बच्चे को बोलोगे इसको बताओ इसको कैसे डिनोट करेंगे मैथ में, तो इसको 1/2 करके डिनोट करेंगे कि 2 में से आधा तो भरा है और आधा खाली है। तो इसको बोलते हैं अंशपूर्ण का ज्ञान। अच्छा, विचारों में विलोमता, मतलब क्या है यहाँ पे, विचारों में विलोमता से देखो, अब तक बच्चा जो क्या सीख क्या रहा था, दूसरी अवस्था में बच्चे को क्या सिखाया गया, 5 + 6 कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। बच्चे को ये सीख लिया, पर जब वो तीसरी अवस्था में आता है ना, तो उसको ये भी पता चल जाता है, अगर 11 में से या 6 माइनस कर दिए तो 5 आएगा, या 11 में से 5 माइनस कर दिए तो 6 आएगा, है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी सीख लेता है। फिर वो वर्गीकरण करना सीख लेता है। वर्गीकरण मतलब क्लासीफाई करना चीज़ों को। अगर आप बच्चों को दे दो भाई 4-5 चीज़ें मिक्स करके दे दो, है ना, उसको बोलो कि इनको अलग अलग करो, ये इसमें आएंगी, ये कौन सी चीज़ें आएंगी, तो उनका वर्गीकरण कर देता है। मतलब चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाता है कि ये इसके साथ आएगी, ये इसके साथ आएगी। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब नेक्स्ट है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, 11 से 15 वर्ष तक। इसमें जो है ना बच्चे का अमूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है। ठीक है, कौन सी में, अब देखो यहाँ पे ना मूर्त संक्रियात्मक में तो मूर्त चिंतन होता था, इसमें मूर्त चिंतन आरंभ होता था। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मूर्त चिंतन का विकास कौन सी अवस्था में होता है जीन पियाजे का, तो मूर्त चिंतन का विकास, अगर विकास आ जाए साथ में तो वो चौथी अवस्था में होता है। अगर मूर्त चिंतन आरंभ कब होता है, तो वो आपका तीसरी अवस्था में होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होएगा, बच्चा क्या करने लग जाता है, इसमें अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। मतलब जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं होती ना, उनको भी, उनके बारे में भी वो सोचने लग जाता है ना। तो इसमें जो है मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है ना। मैंने बताया था अभी, अगर मूर्त चिंतन का विकास आपसे पूछ लिया जाए तो वो चौथी अवस्था में होता है। अगर मूर्त चिंतन आपको पूछे कि आरंभ कब होता है, तो तीसरी अवस्था में होता है ना। ये मूर्त सोच के आप इसको थर्ड अवस्था में मत लगा देना, साथ में देख लेना भाई विकास भी है। अच्छा, फिर कल्पनात्मक सोच हो जाती है। मतलब बच्चा क्या करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है, अपने दिमाग से ही कुछ चीज़ें सोचने लग जाता है 11 से 15 वर्ष की आयु में, है ना। अब 11 से 15 वर्ष की आयु जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, ये आपको पता चल गया। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो 11 से ऊपर की जो अवस्था है वो जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। ठीक है, कहीं 11 से 14 या 11 से 16 भी आ जाएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जो भी 11 से ऊपर की आ जाएगी वो आप समझ लेना, ये औपचारिक जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे की। इसमें हमारा बच्चा जो है क्या करने लग जाता है, कल्पनात्मक सोच हो जाती है उसकी। अच्छा, एक और चीज़, उसके ना मानसिक द्वंद्व भी इसी स्टेज में उत्पन्न होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक बच्चा है वह अपना मतलब
दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है कि ये करे या वो करे, है ना, मानसिक द्वंद उसको हो रहा है, तो मानसिक द्वंद से आप क्या समझोगे कि ये इसकी कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है, ठीक है, इसमें चौथी अवस्था आएगी आपकी। फिर अब आगे कुछ वर्ड है भाई, उनका आप जान लीजिए। अनुकूलन, है ना, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है भाई, अनुकूलन का मतलब होता है संतुलन। मतलब जब बच्चा अपने जो पुराने ज्ञान है और जो नए ज्ञान है उनमें संतुलन करना सीख जाए ना, तो उसी संतुलन को ही अनुकूलन बोला जाता है, ठीक। इसको इंग्लिश में याद कर लेना, अडेप्शन। अडेप्शन होता है अनुकूलन। कई बार क्या होता है हिंदी में ना अलग अलग वर्ड दे देता है, अलग अलग शब्द बना देता है, पर इंग्लिश में आपको वही मिलेंगे, तो अडेप्शन से याद कर लेना। इसको संतुलन भी कहते हैं, अनुकूलन भी कहते हैं। इसी के अनुकूलन के दो पार्ट बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे तो आप सुन लीजिए और इसको बड़ा ध्यान से लिखिएगा। एक तो जो अनुकूलन है इसके दो पार्ट हैं, आत्मसात करना, आत्मसातकरण। क्या वर्ड है हमारा, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं असिमिलेशन। क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। आत्मसातकरण का क्या मतलब होता है भाई, आत्मसातकरण का मतलब होता है नवीन ज्ञान को ग्रहण करना। मतलब जब भी हम अपनी इंद्रियों से या किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं, है ना, सीखते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, आत्मसातकरण हो गया, ठीक है। आत्मसातकरण से मैं आपको समझाऊंगी, ये इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के अंदर फिर दूसरा इसका अनुकूलन का जो पार्ट है वो है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण या अकोमोडेशन, याद कर लेना, समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन या समंजसन। इसमें क्या होता है, नए ज्ञान के द्वारा जो हमारा पूर्व का ज्ञान होता है उसमें सुधार करना होता है, ठीक है। जब हम नया ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो तो हो गया आत्मसातकरण, पर जब हम नए ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान में, मतलब पहले वाले ज्ञान में सुधार कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा समाविष्टीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी मैं, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण कैसे। देखो, एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ भाई मार्केट जा रहा है, ठीक है, मार्केट जा रहा है, तो उसको रास्ते में एक गाय आती हुई मिल गई, है ना। वो मम्मी से पूछता है, मम्मी ये क्या है, तो मम्मी कहती है बेटा ये गाय है। तो उसने देखा अपने आप, इसकी 4 टांगे हैं, एक पूँछ है ना, और इसका 2 आँखें हैं, है ना। तो उसने अपने दिमाग में ना उसका एक संप्रत्यय बना लिया कि ये गाय है। मम्मी ने बताया कि ये गाय है और गाय ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। उसको ये देख लिया उसने। अब उसने उसको देखा, उसकी मम्मी ने बताया कि ये गाय है, उसने क्या क्या ग्रहण किया कि 4 टांगे होती हैं गाय की, एक पूँछ होती है, ये वाइट रंग की होती है गाय। तो उसने क्या किया कि उसने अपने आप ही मतलब आत्मसातकरण कर लिया इन चीज़ों का। फिर वो आगे गया मार्केट में। अब मार्केट में आगे गया वही, तो फिर उसको क्या मिला, उसने क्या देखा, एक बैल आ जाता है। तो फिर वो अपनी मम्मी को क्या बोलता है, मम्मी ये क्या है, बैल है ना, इसकी भी तो एक पूँछ है भाई, है ना, और भाई 4 टांगे भी हैं। तो इस तरह से जब उसकी मम्मी उसको बताएगी नहीं बेटा ये बैल है, तो वो इन दोनों के बीच में जब उसको पता चलता है कि बैल ऐसा होता है, तो वो क्या कर लेता है, अपने पुराने ज्ञान में नया जो ज्ञान है वो सुधार कर लेता कि गाय भी होती है ऐसा ही जो बैल भी होता है। तो इस तरह से उसने क्या अपना ग्रहण किया, उसने ये जब मान लिया कि ये बैल है तो ये हो गया उसका समाविष्टीकरण, समंजसन। और जब उसने ये देखा था कि ये गाय है तो ये क्या हो गया भाई, आत्मसातकरण, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब आपको अगर इसमें इस टॉपिक में जो मैंने बताया है ना, उनको आप अच्छे से कर लेना। 4 हमारी अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे जी की, है ना।
तो जो जिज्ञासा जो है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जिज्ञासा बच्चे की कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होती है। तो ऐसे नहीं, इनको पूरा आप ध्यान से समझ लेना। एक बार इसको, अगर एक बार में आपको वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना भाई। और अगर आपको कोई इसमें कहीं भी कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप मैंने जैसे आपको समझाया आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है।